पिछले वीडियो में हमने ब्लड के कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग को कोएगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मेनली क्या है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि जब भी हमें कहीं इंजरी होती है तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज़्म है वो है कि जब हमारे प्लेटलेट्स या टिश्यू में कोई भी इंजरी होती है, वो ब्रेक होते हैं, तो वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड सेल्स जो है वो जाके इंटेंगल हो जाती हैं, फंस जाती हैं इसमें और क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लिबरेटेड फ्रॉम द डिजेनरेटेड टिश्यूज एंड डैमेज्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, डिजेनरेटेड और टिश्यूज और डैमेज्ड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होती है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन करती क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होता है ये। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन क्या है? इनसॉल्यूबल थ्रेड। ठीक है, इनसॉल्यूबल फाइब्रिन जो है ये एक थ्रेड है और इसमें जो है जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स या ब्लड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें जाकर इंटेंगल हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब इसमें आते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस नेसेसरी होती है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, जिसमें पहला आता है फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन। ठीक है। फैक्टर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 क्विक लाइबल फैक्टर। फैक्टर 6 जो है इसकी एग्जिस्टेंस को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि कोई फैक्टर 6 है, बट अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है कोई फैक्टर। ठीक है। और जो 7th फैक्टर है वो है क्विक स्टेबल फैक्टर। 8वां जो फैक्टर है वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और 9वां फैक्टर है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है। अब ये जो 5वां और 7वां फैक्टर है क्विक लाइबल और क्विक स्टेबल फैक्टर, इनकी प्रेजेंस नेसेसरी है। किस लिए? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो डैमेज टिश्यू है वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ नहीं होगा। इन्हीं की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज टिश्यूज़ और प्लेटलेट्स से रिलीज़ होता है। ठीक। और जो फैक्टर 8 है इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अगर फैक्टर 8 किसी के अंदर नहीं होगा तो उसको हीमोफीलिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब भी कहीं इंजरी हो जाएगी तो वहाँ से ब्लड लॉस लगातार होता रहेगा, क्लॉट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है। और इसमें एक चीज़ आती है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम में क्या होता है कि जब भी कभी इंजरी हो रही है तो इंजरी के समय से लेके ब्लड फ्लो बंद होने तक, क्लॉट के फॉर्मेशन के समय तक का जो टाइम होता है उसको क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। और इसका जो एवरेज क्लॉटिंग टाइम होता है वो 5 to 15 मिनट्स होता है। अब यहाँ देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की ज़रूरत असल में क्यों पड़ी, पहले ये देख लेते हैं कि जब भी पहले के समय में जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता था कि कभी एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो ज़्यादा डेंजरस और अनसक्सेसफुल रहता था। अब ऐसा होता क्यों था? क्योंकि उस समय तो किसी को ये पता नहीं था कि कुछ एंटीजन या एंटीबॉडीज़ होती हैं। वहाँ पे क्या था, एक आदमी का ब्लड लेते थे और दूसरे को सीधे चढ़ा देते थे। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन डायरेक्ट होता था और उसमें होता क्या था, एग्लूटिनेशन हो जाता था और या तो फिर हीमोलिसिस होता था। ठीक है। फिर बाद में रिसर्च हुई और पता चला कि यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, तो उनको नाम दिया गया एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजेन। अब एग्लूटिनोजेन क्या है? एग्लूटिनोजेन प्रेजेंट होता है एरिथ्रोसाइट पे और ये होता है 2 तरह का। एग्लूटिनिन जो है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में और ये भी होता है 2 तरह का। अब एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजेन की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप पे। देख लेते हैं, जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। उसी तरह अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे इस पर, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी। उसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है,
तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगे। एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगा। अब अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ है, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी तो वो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर जो है एक अलग तरह का एंटीजन होता है, ठीक है, और इसको आर एच फैक्टर को क्या कहते हैं, रीसेस फैक्टर कहते हैं। रीसेस फैक्टर, इसका नाम रीसेस क्यों पड़ा, क्योंकि इस फैक्टर को सबसे पहले रीसेस मंकी के अंदर देखा गया था, ठीक है। अब इसमें होता क्या, अगर किसी के अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो आर एच नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आर एच पॉजिटिव वाला पर्सन आर एच निगेटिव पर्सन को ब्लड देता है तो कोई भी इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जब सेकेंड ट्रांसफ्यूज़न होगा तो आर एच जो निगेटिव पर्सन है उसके अंदर आर एच पॉजिटिव का एंटीजन गया था, एंटीबॉडी जो है वो, मतलब जो आर एच फैक्टर का एंटीजन है वो चला गया, ठीक है। आर एच फैक्टर का एंटीजन चला गया था तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए एंटीजन बना लेगी। अब जब दोबारा जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा तो उस आर एच पॉजिटिव एंटीजन के लिए वहाँ पे ए ग्लूटिन का फॉर्मेशन हो चुका होगा, और ये इनसे क्या होता है, फिर वो हेमोलिसिस करेंगी या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसमें तीसरा जो आता है वो आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मदर आर एच नेगेटिव है और फादर आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो जब भी फीटस का फॉर्मेशन होगा तो अगर मदर तो आर एच नेगेटिव ही है, अगर फीटस भी आर एच पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो आर एच पॉजिटिव के एंटीजन है ये ट्रेवल कर जाता है फीटस से मदर के ब्लड में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये आर एच वहाँ से पहुँचेगा, आर एच पॉजिटिव एंटीजन जो है पहुँचेगा मदर के ब्लड में, तो मदर के ब्लड में क्या होगा, उसके लिए एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा, और फिर एंटीबॉडी जो है एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए फीटस तक पहुँच के वहाँ पे हीमोलिटिक रिएक्शन कर सकती है। तो इन सबको जो पूरे प्रोसेस कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड में सबसे पहले आता है डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल में क्या होता है, इसमें या तो एनीमिया हो सकता है या पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो सकता है, या तो फिर हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो सकती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब जो एनीमिया भी है, एनीमिया 4 तरह की है। इसमें जो पहली एनीमिया है ये है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है। हमारा जो डाइटरी इनटेक है अगर उसमें आयरन कम है या आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो ये एनीमिया होता है। दूसरा है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जब इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होता है रेड ब्लड सेल का, जब कभी चोट लग गई या इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया जैसे इन्फेक्शन हो गया जहाँ की आरबीसी ब्रेक होती हैं, तो वहाँ पे जो एनीमिया होता है उसको हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तीसरा होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है दोनों नेसेसरी हैं किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, ज़्यादा कि हम लोगों ने वहाँ एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा ही था। तो अगर इसमें से किसी का भी डिफिशियंसी होती है तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगी, और इमैच्योर आरबीसी जो है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ कर दी जाएगी, तो इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसी में एक और आता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया भी एक तरह का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जिसमें कि उसका शेप चेंज होता है बस, और ये भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और जो आखिरी टाइप है एनीमिया का वो है एप्लास्टिक एनीमिया। ये होता है ज़्यादातर सेपरेशन ऑफ बोन मैरो फंक्शन, जब बोन मैरो सही से फंक्शन नहीं करती या आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है तो उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और ये कुछ ड्रग्स, केमिकल या रेडिएशन या मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। पॉलीसाइथेमिया क्या है, पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, जो एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है आरबीसी के नंबर में, मतलब आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो ब्लड के फ्लो का रेट कम हो जाता है और इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है।
अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक जो है डिसऑर्डर्स ऑफ WBC। इसमें मेनली दो होती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ WBC बढ़ जाती है। अगर वो 10,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा हो रही है तो वो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। अब ल्यूकोसाइटोसिस भी दो तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिलिया या स्नोफिलिया। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया में हो सकता है और स्नोफिलिया में हो सकता है। अगर न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर स्नोफिल का नंबर बढ़ रहा है तो स्नोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ता है कभी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो, जबकि स्नोफिल का नंबर बढ़ता है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से। अगर कोई एलर्जी है आपको तो वहाँ पे इसका नंबर बढ़ेगा। दूसरा जो टाइप है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है, एक तरह का कैंसरस कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या है, WBC का नंबर बढ़ता तो ऐसे नंबर तो यहाँ भी बढ़ रहा है, पर यहाँ पे अनकंट्रोल प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है WBC का। ठीक है, अब इसमें किस तरह की सेल अफेक्ट हुई है इसके अकॉर्डिंग इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं, मिलाइड ल्यूकीमिया या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में। ठीक है, ल्यूकीमिया किसी भी एज पे हो सकती है, बट ये ज़्यादातर जो है चाइल्डहुड में देखी जाती है। अगला क्या है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, WBC का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये होता क्यों है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी ड्रग के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह की WBC सेल इसमें अफेक्ट हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोपीनिया और इओसिनोपीनिया। ठीक है, अब देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स में मेनली 2 तरह की होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज़ कर जाता है। अब अगला टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग। डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग में 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसिस। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया होता है जब भी फैक्टर 8 किसी के अंदर एब्सेंस है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर किसी के अंदर एब्सेंस है सेंटर, तो ये होता है। और ये डिजीज ज़्यादातर मैन को ही अफेक्ट करती है, जो मतलब मेल्स को ही अफेक्ट करती है ये, जबकि ये ट्रांसमिट किससे होती है, फीमेल्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। फीमेल्स के अंदर देखो, फीमेल्स जो है इस जीन को तो कैरी कर सकती हैं, बट उनको डिजीज़ होती नहीं, डिजीज़ सिर्फ मेल्स में होती है। अब थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन है जिसमें कि इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होता है, और ये होता क्यों है, ब्लड वेसल की रफनिंग या थिकनिंग की वजह से। ठीक है, अब जैसे मान लो ब्लड वेसल्स में जो है कोई भी किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कोरोनरी या सेरेब्रल वेसल्स में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हो जाएगी तो वो उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है।